भरा और सौहार्दपूर्ण था, वहीं दूसरी तरफ का वातावरण बिल्कुल अलग था। तापमान हिमांक बिंदु तक गिर गया था। रोने से युयुए की आंखें सूजी हुई थी और बाई लेई की भौहें तन गई थी। झुर्रीदार दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही माकिंग ने पत्थर के घर की ओर पुकारा, कुल नेता बाई लेई, अंधेरा हो रहा है, और उसने बाई लेई की पशु शरीर को कसकर पकड़ लिया। कपड़े, मैं कियाओ शीशी से जान से नफरत करती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। ये सब उसकी गलती है कि मुझे जाना पड़ रहा है। जनजाति, इससे भी ज्यादा घृणित बात यह है कि मैं अभी बोल नहीं सकता। मुझे तो पता भी नहीं उस भटकते हुए जानवर ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन वह सचमुच बहुत डरी हुई थी। उसके जैसी अकेली महिला भला कैसे जीवित रह सकती थी? सर्दियों के दिनों की अत्यधिक ठंड, जैसे कि उसने अपना मन बना लिया हो। बाई लेई ने युयुए का हाथ पकड़ा और चल पड़ा दरवाजे की ओर। ठीक है, अब चलते हैं। माँ किंग ने उन्हें केवल मुख्य द्वार तक पहुंचाया और आगे उनके साथ नहीं गई। कबीले के मुखिया ने केवल इतना कहा था कि युयुए को बाहर निकाल दो और उसे दोबारा आने से मना कर दो। जनजाति में प्रवेश करना ही काफी था। बाई लेई जब युयुए को थोड़ा और दूर ले गया तो उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। चिंता मत करो, मैं कुछ जंगली आदमियों को तुम्हारी रक्षा के लिए जुटाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। युयुए ने अपने होंठ काट लिए। वह बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह चिंता से व्याकुल था। उसने बाई लेई का हाथ खींचते हुए उससे विनती भरी निगाहों से देखा, मानो कह रही हो, कोई और ढूंढो, मुझे जनजाति में वापस लौटने का रास्ता मिल गया। बाई लेई ने भौहें चढ़ाई और उसे एक छोटी गुफा में ले गई जिसे उन्होंने पहले ही खोज लिया था। आश्रय, मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगा, तब तक आप यहीं रहिए। स्थिति को निराशाजनक देखकर युयुए ने हताशा में अपने हाथ नीचे गिरा दिए। बाई लेई ने गुफा के अंदर कुछ खाना रख दिया। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ले आता हूँ। मैंने जनजाति के कुछ पुरुषों से पहले ही बात कर ली है। वे सीधे यहीं आएंगे शिकार से लौटने के बाद आपकी रक्षा करने के लिए। युयुए ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। उसे इधर उधर भटकने से मना करने के बाद बाई लेई मुड़ी और गुफा से बाहर निकल गई। जैसे ही बाई लेई वहां से निकला, एक पीले रंग का लोमड़ी जैसा दिखने वाला राक्षस चलकर आया। उसका पैर दिखाई दिया, उसे चोट लगी और वह लड़खड़ाकर गुफा के ठीक बाहर गिर गया। बाहर के शोर से चौंककर युयुए सावधानीपूर्वक छाया में छिप गई। निरीक्षण, जब उसने देखा कि वह एक घायल नर पशुमानव है तो उसने साहपूर्वक बाहर निकल गया। नर पशुमानव एक करवट लेटा हुआ था जिससे उसकी पशु आत्मा तारा स्तर की झलक दिखाई दे रही थी। उसकी बाह पर वह एक पशुमानव था जिसकी आत्मा 4 सितारा पशुवत थी। हालांकि नहीं बहुत ऊंचा होने के बावजूद ये बुरा भी नहीं था। हलचल की आवाज सुनकर गूली ने ऊपर देखा और उसे एक प्यारी नाजुक सी छोटी बच्ची दिखाई दी। महिला भयभीत होकर उसकी ओर देख रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। युयुए ने उसे मुस्कुराकर देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर उसे गुफा में ले जाने में मदद की। गूली को उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी लड़की उसकी मदद करेगी और उसने उसकी तरफ देखा। कृतज्ञतापूर्वक युयुए ने अपने पैर के घाव को पोंछने के लिए एक साफ जानवर की खाल निकाली। उसकी कोमल हलचलों से गूली का चेहरा एकदम लाल हो गया और वह क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? युयुए की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसने अपने गले की ओर इशारा किया और अपना सिर हिलाया। गूली को अफसोस की एक लहर महसूस हुई। क्या ये प्यारी सी छोटी बच्ची बोल नहीं सकती? क्या तुम यहाँ अकेली रहने वाली एक छोटी लड़की हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? बात बोलते हुए गूली ने अपने बालों की ओर देखा। एक भी बेमेल नहीं था किनारा। उसका अभी तक कोई साथी नहीं है। इस बात का एहसास होते ही गूली का मूड बदल गया। उठाना, क्या तुम अपने कबीले के पशु पुरुषों से अलग हो गए थे? डरो मत, एक बार जब मेरा घाव ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने कबीले में वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर युयुए के हाथ स्थिर हो गए। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा, मानो ये पूछ रहे हो कि वह किस जनजाति से है। गूली मुस्कुराई, मैं सिल्वर ट्राइब से हूँ। ये यहीं के बहुत करीब है। धन्यवाद करने में तुम्हें वापस कबीले में ले चलूंगा। युयुए की पुतलियां फड़क उठी। उसने अचानक गूली का चेहरा पकड़ लिया और उसने उसे एक चुंबन दिया, फिर शर्माते हुए गुफा से बाहर भाग गई। गूली उस चुंबन से स्तब्ध रह गया और अब तो उसकी गर्दन भी लाल हो गई थी। गुफा से बाहर निकलते ही युयुए के चेहरे से शर्मीली मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बाई लेई को दूर से आते देख वह उसे रोकने के लिए आगे दौड़ी। उसे, यह क्या है? क्या आप किसी खतरे में फंस गए थे? युयुए ने अपना सिर हिलाया, फिर गुफा की ओर इशारा किया और संकेत दिया। बार बार बाई लेई को आखिरकार बात समझ आने में काफी समय लग गया। आप कह रहे हैं कि सिल्वर ट्राइब में एक नर बीसमैन है जिसके पास 4 स्टार है। गुफा में जानवर की आत्मा है और आपको चांदी में प्रवेश करने के लिए उसी पर निर्भर रहना होगा। जनजाति, युयु ने सिर हिलाया। बाई लेई ने भौहें चढ़ाई। उसे लगा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में उनके पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। उसे वापस पाने का यही एकमात्र तरीका था, इसलिए वह केवल युयुए को ही कोशिश करने दे सकता था। एक कदम पीछे हटकर देखें, अगर युयुए सचमुच उससे संभोग करती है तो वह एक 4 सितारा जानवर होगा। आत्मा बुरी नहीं थी। हालांकि यह शक्तिशाली विशेषज्ञों से तुलना नहीं कर सकता था। अगर वह युयुए को सिल्वर ट्राइब में शामिल करवा पाता तो उनकी अपनी जनजाति के लिए ये ठीक नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसका साथी बनता है या नहीं। ठीक है, इसलिए सावधान रहें। मैं बाकी नर जानवरों को दूर रहने के लिए कहूंगा। दूर, अगर आप खतरे में हैं तो जाकर उन्हें ढूंढिए। युयुए ने सिर हिलाया, पानी लिया और गुफा में लौट गई। गूली थकान के कारण पहले ही सो चुकी थी। युयुए ने नीचे रख दिया पानी, पिया और उसके पास चली गई। उसकी आंखों और भौहों को देखकर, जिन पर एक फेयान से थोड़ी बहुत समानता होने के कारण, उसने एक ठंडी अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट की। अध्याय 100, महान सर्प, जैसा कि आपसे अपेक्षा थी। तुम कह रहे हो कि शीशी ने तुमसे यह मेरे लिए वापस लाने को कहा था। इसकी खुशबू लाजवाब है। फेई ने तली हुई मछली के दोनों टुकड़ों को गोद में उठाया और बार बार उन्हें चाटने लगी। केवल जब वह उन्हें चाट चाट कर संतुष्ट हो गया तब जाकर उसने अंत में उन्हें खाया। ये तो बहुत दुख की बात है। केवल 2 टुकड़े हैं। ये बहुत अच्छा होता अगर और होते तो। फेयान बिना किसी भाव परिवर्तन के पत्थर के स्टूल पर बैठ गई। वह अपने पिता को कभी यह नहीं बताएगा कि कियाओ शीशी ने वास्तव में उसे अधिक दिया था। वापस लाने के लिए तली हुई मछली के सिर्फ 2 टुकड़ों से कहीं अधिक। फेली, जिसकी चाहत अभी भी अधिक थी, ने पाया कि कियाओ शीशी के प्रति उसका स्नेह बढ़ता जा रहा था। आह, शीशी का पशु मानव पति कितना भाग्यशाली है। उसे एक महिला गुरु मिल गई जो बुद्धिमान, सक्षम है और यहाँ तक कि उसकी देखभाल करना भी जानती है। जैसे उसने कहा, यह देखकर फेई ने फेयान को ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि लड़का इशारा समझ जाएगा। इतनी अच्छी महिला गुरु आपको और कहाँ मिल सकती है? फेयान ने भौहें चढ़ा ली। उसे याद आया कि कियाओ शीशी किस तरह अपने हाथों को आगे करके खड़ी थी। वह अपनी कमर हिलाते हुए उसे घूर रही थी। जब कोई महिला इतना दबंग व्यवहार करती है तो उसे ये थोड़ा प्यारा क्यों लगता है? फेयान ने अपना सिर हिलाया।
उसने सोचा कि उसने शायद बहुत ज्यादा तली हुई मछली खाली होगी और अब उसे मतिभ्रम होने लगा था। अपने भीतर की घबराहट को छिपाने के लिए फैन सीधा बैठ गया और गंभीर मुद्रा अपना ली। एक बार के लिए, पिताजी, क्या माकिन ने आपको उस विकृत हाथी जैसे राक्षस के बारे में बताया था? जब बातचीत गंभीर विषयों पर केंद्रित हुई तो फेली की मुस्कान फीकी पड़ गई। हाँ, इन सभी वर्षों में ऐसा शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव पहली बार सामने आया है। जनजाति के बाहर प्रकट हुए। ऐसा नहीं था कि वे पहले कभी सामने नहीं आए थे, लेकिन 20 सोल स्टार रैंक वाले लोग बेहद दुर्लभ थे। मैंने माकिन को पहले ही कह दिया है कि वह लोगों को सबसे पहले पहाड़ पर ले जाए, कल सुबह ये देखने के लिए कि क्या कोई और उत्परिवर्ती जीव मौजूद है। मैं उनके साथ चलूंगा। फेली ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। बीस्ट वर्ल्ड महाद्वीप पर वांडरिंग बीस्ट्स के अलावा जो अकेले रहना पसंद करने वाले अधिकांश जादुई जीव, उत्परिवर्ती जीव और यहाँ तक कि आदिवासी जीव भी पशुवत प्राणी समूहों में रहते थे। अब उन्हें चिंता होने लगी थी कि उनमें से केवल कुछ ही लोग नहीं थे। ये शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक है। यदि शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीवों का एक बड़ा समूह बाहर पहाड़ों पर आ जाए, अगर यह संकट सिल्वर ट्राइब के लिए बेहद विनाशकारी साबित होता है, तो यह उनके लिए एक बेहद विनाशकारी स्थिति होगी। शिकार दल को पहाड़ों में ले जाएंगे। शीतलहर आ रही है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जनजाति के पास पर्याप्त भोजन हो। ठीक है, मैं समझ गया। उस रात कियाओ शीशी कियाओ के साथ स्नान कक्ष से बाहर आई थी। जब कियाओ ने देखा कि सुनशियाओ दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही है, सुनशियाओ ने कियाओ को उससे ले लिया और उसे वापस पत्थर के घर में ले गई। और फिर उसने कियाओ ली की ओर देखा। सो जाओ। कियाओ ली अपने पिता के इशारे को समझ गई। उसने सिर हिलाया और कियाओ को पीछे रोक लिया, जो सवाल पूछने ही वाला था। अरे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कियाओ ली के शब्दों ने कियाओ का ध्यान सफलतापूर्वक भटका दिया। कियाओ आंग, जो पहले से ही लेटा हुआ था, एकदम से उठ खड़ा हुआ। मुझे भी कुछ खाने को चाहिए। तीनों बच्चों को एक साथ हडल देखकर सुनशियाओ ने पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। घर, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब समय आ गया है कि वे आत्मनिर्भर बनना सीखें। सुनशियाओ अपने पत्थर के कमरे में लौट आए और दरवाजा बंद कर लिया। कियाओ शीशी बिस्तर पर बैठी हुई शियाओ याओ के साथ अपने अनगिन रही थी। दरवाजे पर आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह मुड़ गई। देखना। उसका लाल रंग का पशु चमड़ी का चोला उसके मजबूत कंधों से फिसल गया था और उसके लंबे मजबूत पैर उसे सीधे उसके पास ले गए। उसके ठंडे होठों के स्पर्श के साथ साथ उसकी झुलसा देने वाली सांसें भी महसूस हो रही थी। उसकी कोमल हथेली को उसकी त्वचा का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और कियाओ शीशी से हर उठी। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। सुनशियाओ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ चौंक कर कियाओ शीशी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जिस चुंबन ने उसे कपकपा दिया था, वह रुक गया। उसकी लाल आंखें चमक उठी। डरा हुआ, क्या तुमने ही तो नहीं कहा था कि तुम पूरी रात कर सकते हो? कियाओ शीशी ने घबराकर सांस ली। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। किसने कहा कि मैं डरा हुआ था? जो है सामने रखो। मफ। उसकी बहादुरी देखकर सुनशियाओ मुस्कुराया और उसके अधिकारपूर्ण चुंबन ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके होठों के कोने से नीचे की ओर जाती हुई। जब वह अंततः उसकी बाहों में बेजान हो गई, तो उसने एक धीमी अनियंत्रित आह भरी। उसने आह भरी और एक बार फिर उसके होठों को चूमा। कियाओ शीशी को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि जब सुनशियाओ ने कहा कि वे सुबह तक जाएंगे, वह जरा भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा था। जब सुनहरी रोशनी की एक किरण उसकी थकी हुई फिरोजी आंखों में पड़ी, तभी अंत में उस विशालकाय सर्प ने उसे छोड़ दिया। जिस क्षण कियाओ शीशी ने अपनी आंखें बंद की, वह दुनिया से बेखबर हो गई, धुंधली सी। उसे महसूस हो रहा था कि वह उसे अपनी गर्म नम त्वचा से धीरे धीरे साफ कर रहा है। तृप्त नर थकान का कोई संकेत दिखाए बिना पूरी तरह से स्फूर्तिवान था। नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। जिन लिंग ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। हालांकि उनका पत्थर कमरे विपरीत दिशाओं में थे, एक दूसरे से अधिकतम संभव दूरी पर अलग किए गए थे। उनकी सुनने की क्षमता इतनी संवेदनशील थी कि वे पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाए। सुनशियाओ ने जिन लिंग की ओर एक नजर डाली और अपनी भौहें ऊपर उठाई। एक बार के लिए उसने ध्यान दिया उसके प्रति उसकी सामान्य उदासीनता के बिना। मैं नाश्ता बनाऊंगा, आप जाकर थोड़ा पानी ले आइए। मैं बाद में शिकार पर जा रहा हूं, इसलिए तुम यहीं रहो और उनकी रक्षा करो। जिन लिंग ने अपने विचारों को एकत्रित किया और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन उत्परिवर्ती जानवरकल की समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है। आपको शायद इसके साथ जाना चाहिए। जनजाति की शिकार टीम। सुनशियाओ ने भौहें चढ़ाई। उन्हें समूह में की जाने वाली गतिविधियां पसंद नहीं थी, लेकिन जिन लिंग सही थी। एक विकृत हाथी जैसे राक्षस को संभालना संभव था, लेकिन अगर और आ गए तो वह शायद उन्हें संभाल न पाना। हम। कियाओ शीशी शावकों के हंसने और खेलने की आवाज से जाग उठी। वह उसने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। जब उसने अपने शरीर पर निशान देखे तो उसके कान लाल हो गया। वह आमतौर पर बहुत ठंडा लगता है, लेकिन उसे बहुत सारी तरकीबें पता है। यह सोचकर हैरानी होती है कि मुझ जैसी एक युवती को उस घटना को याद करने में भी शर्म आएगी। यह, लेकिन आनंद तो सचमुच का था। अहम। कियाओ शीशी ने जानबूझकर जानवरों की खाल से बना ऐसा पहनावा चुना जिससे निशान छिप जाए। उसके कमरे से बाहर निकलने से पहले, माँ, आखिरकार तुम जाग गई। इस बार कियाओ ली ने अप्रत्याशित उत्साह दिखाया और दौड़कर आगे बढ़ी। उसने उसकी टांग को गले लगा लिया। उसका छोटा सा चेहरा मानो खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। कियाओ शीशी ने अनजाने में उसके छोटे से गाल को चुटकी भर ली। हमारी कियाओ ली इतनी खुश क्यों है? कियाओ ली ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और संयमित मुस्कान दी। वह कभी नहीं करेगा। उसने अपनी मां को बताया कि वह केवल अपने पिता की स्थिति के कारण ही इतना खुश था। अंततः सुरक्षित हो गया। नन्हा शावक वयस्क जानवरों की दुनिया को पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन वह बचपन से ही यह ज्ञात था कि यदि किसी महिला का पशु पुरुष पति ऐसा नहीं कर सकता, अपनी महिला स्वामी के साथ संभोग करने का मतलब था कि उसे उसकी कृपा प्राप्त नहीं थी और वह हो सकता था किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है। अब जब उसके पिता को आखिरकार उसकी मां का स्नेह मिल गया है, तो वह किसी भी तरह से विवश नहीं होगा। दूर। अगर कियाओ शीशी को पता होता कि उसका बेटा क्या सोच रहा है, तो वह उससे बचने का कोई रास्ता जरूर ढूंढती। अंदर घुसकर छिप जाओ। क्या वह इतनी चंचल और निर्दयी प्रतीत होती थी? अब जबकि उसने सुनशियाओ को स्वीकार कर लिया था, वह उसे भला कैसे दूर भगा सकती थी? जिक्सी, क्या तुम शावकों को नदी में मछली पकड़ने ले जाना चाहती हो? जिन लिंग खाना मेज पर रख दिया और कियाओ शीशी को पहले खाने के लिए इशारा किया। हाँ बिल्कुल। वह परिवार के लिए और अधिक भोजन इकट्ठा करने में भी मदद करना चाहती थी, आने वाले शीत ऋतु से निपटने के लिए। रात भर की थकान के बाद कियाओ शीशी को इतनी भूख लगी थी कि उसने अपना पेट छूकर महसूस किया। उसकी रीढ़ की हड्डी से चिपक रहा था।
पेट भर खाने के बाद कियाओ शीशी ने पहले से बचाई गई जानवरों की खालें बाहर निकाल ली। उसका भंडारण स्थान। उसने उन्हें नदी किनारे धोने की योजना बनाई थी। उसके पास उसने कियाओ कियाओ के लिए राजकुमारी की पोशाक बनाने का वादा किया। जिनलिंग 2 लकड़ी की टोकरियां लेकर आई, सारी खालें उनमें रख दी और साथ ही 2 लकड़ी की बाल्टियां भी ले जा रहे थे। चल दर आ रहा। कियाओ शीशी शावकों को लेकर आंगन से बाहर निकली, आंगन का फाटक बंद किया और समूह नदी के किनारे पहुंच गए। अभी ठंड नहीं पड़ी थी और यहाँ काफी सारे जानवर जैसे दिखने वाले लोग खाल धो रहे थे, लेकिन उनमें से लगभग सभी पुरुष थे। जब कियाओ शीशी वहां पहुंची तो सभी पुरुष उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। जिनलिंग ने कियाओ शीशी के सामने खड़े होकर उसकी तीखी निगाहों को रोक दिया। अन्य पुरुष, चलो नदी के विपरीत दिशा में चलते हैं। पानी पहले से ज्यादा साफ है और मछलियां भी ज्यादा हैं। और कम ही जानवर जैसे इंसान होंगे, उसने सोचा। ठीक है। कियाओ शीशी ने शावकों का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी नदी के ऊपर की ओर चलने लगी। जिनलिंग ने अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने वाला पशु चमड़ी का कुर्ता उतारा और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। टोकरी में बैठकर पानी के नीचे चला गया। इसी बीच कियाओ शीशी ने जानवर की खाल को पानी में एक बड़ी चट्टान पर फैला दिया। उन्हें धोने की तैयारी कर रहे हैं। माँ, कियाओ ली और मैं पानी में खेलने जाना चाहते हैं। कियाओ आंग का स्वभाव चंचल और मनोरंजक था, क्योंकि तापमान पानी इतना नीचे था कि पानी देखते ही वह उसमें गोता लगाना चाहता था। कियाओ शीशी ने देखा कि नदी का ये हिस्सा ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए वह सहमत हो गई। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, समझे? हमें पता है, माँ। कियाओ आंग ने अपने पशु चमड़े के वस्त्र उतार दिए, उसका छोटा सा नितंब नंगा हो गया और पानी में कूद गया। कियाओ ली उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। अपने भाइयों को इतना आनंद लेते देख कियाओ कियाओ भी खेलना चाहती थी। माँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। कियाओ शीशी ने एक छोटी कम लंबाई वाली पशु चमड़ी की कमीज ढूंढी और उसे पहनने में उसकी मदद की। जारी रखें। वाह, कियाओ कियाओ भी खुशी से पानी में कूद पड़ी। शावकों को इतनी खुशी से खेलते देख कियाओ शीशी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जब शावक पानी में खुशी से खेल रहे थे तो कियाओ आंग को कुछ महसूस हुआ। पानी के अंदर से उसके नितंबों से टकराना। उसने उत्सुकता से पानी में देखा और उसे एक त्रिकोणीय घोड़े के आकार का जानवर दिखाई दिया। वहां डूबा हुआ, उसके सींग से ही उसे टक्कर लगी थी। कियाओ आंग की छोटी सी भौहें सिकुड़ गईं। उसने उसका सींग पकड़ा और उसे बाहर निकाल लिया। पानी। अपनी पशु प्रवृत्ति को जागृत करने के बाद से शावक बहुत बदल गए थे, पहले से ज्यादा मजबूत। हालांकि वह एक वयस्क पशु मानव से तुलना नहीं कर सकता था, अपने आकार के शावक के हिसाब से वह अभी भी बहुत शक्तिशाली था। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। जिस शावक को उठाया गया वह पूरी तरह से सफेद रंग का त्रिकोणीय आकार का घोड़ा था। कियाओ आंग की पकड़ में आने पर वह घबराहट में अपने चारों पैर पटकने लगा। कियाओ शीशी ने शोर सुना और उधर देखा। त्रिकोणीय घोड़ा जानवर का बच्चा अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया था, एक छोटा पीला और आटे जैसी दिखने वाली छोटी सी थैली। क्या गलत? कियाओ आंग ने थोड़ा परेशान होकर कहा, माँ, उसने अभी अभी मेरे नितंब पर धक्का मारा। पानी में लड़ाई करना उनके लिए असुरक्षित होने की आशंका से चिंतित कियाओ शीशी ने वे सभी किनारे पर आ जाते हैं। त्रिकोणीय घोड़े के आकार का जानवर, जिसका पिछला हिस्सा नंगा था, जब उसने देखा तो वह डरा नहीं। कियाओ जिक्सी। इसके बजाय वह जिज्ञासा भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। तुम बहुत सुंदर हो। कियाओ शीशी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या वह शुरू से ही मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है? तुमने अभी अभी मेरे शावक के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी, क्या तुम्हें पता है? नन्हे शावक ने अपना सिर हिलाया और क्षमा मांगते हुए कियाओ आंग की ओर देखा। मैं हूँ क्षमा मांगना। मुझे लगा तुम एक मांसल मछली राक्षस हो। कियाओ शीशी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। मांसल मछली राक्षस एक प्रकार की मछली थी। Beast that looked remarkably like a peach, which did bear some resemblance to a bottom. उसकी सच्ची माफी देखकर कियाओ आंग ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। मैं कोई मांसल मछली राक्षस नहीं हूँ। मैं एक शक्तिशाली हिम लोमड़ी का बच्चा हूँ। मुझे खेद है, ब्रदर स्नो फॉक्स। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। माँ, हम थोड़ा और खेलना चाहते हैं। कियाओ शीशी ने उन्हें सावधान रहने को कहा। तीनों शावक खुशी से चिल्लाए और दौड़कर वापस पानी में चले गए। त्रिकोणीय घोड़े के शावक ने देखा कि वे कितना आनंद ले रहे हैं और वह भी ऐसा ही चाहता था, शामिल होने के लिए। लेकिन उसने अपने छोटे छोटे पैरों से अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि वह पीछे हट गया। दोबारा कियाओ शीशी ने उसकी झिझक को महसूस किया। ये छोटा शावक तो काफी शर्मिला है, उसने सोचा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उस जनजाति में अक्सर नर ही शावकों की देखभाल करते थे। नन्हे शावक ने अपनी नाक रगड़ी और दबी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम है टाटा। मेरे पिताजी शिकार पर गए हैं और मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती। उसकी कोमल मुलायम सूरत को देखकर कियाओ शीशी का दिल पिघल गया। शायद सभी माताओं के दिल में ऐसे बेचारे शावकों के लिए एक नर्म कोना होता है। टाटा, तुम फिर भाग गए। अचानक उसके पीछे से गुस्से भरी चीख सुनाई दी। कियाओ शीशी ने मुड़कर देखा तो गुमान बवंडर की तरह उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने छीन लिया। टाटा ने उठकर उसके छोटे से नितंब पर कुछ जोर से थप्पड़ मारे। आह, दर्द हो रहा है। माँ, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। सिसकना सिसकना। कमीने। गुमान बेहद क्रोधित थी। उसने उसे कई बार और तब तक मारा जब तक कि उसका छोटा रुकने से पहले उसका पिछला हिस्सा लाल हो गया था। टाटा ने दयनीय भाव से मुंह फुला लिया, वह बेहद दुखी लग रही थी। अगली बार जब मैंने तुम्हें अकेले नदी किनारे खेलने जाते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें धूप में झुलसा दूंगा। तुम्हारी खाल। जैसे ही कियाओ शीशी दखल देने ही वाली थी, उसने गुमान को ये कहते हुए सुना, क्या हुआ? तुम पिछली बार भूल गए थे जब एक बड़ी मछली तुम्हें लगभग घसीट कर ले जा रही थी। पानी में कोई जीव, और उससे पहले आप एक उलझन में फंसे हुए थे। सत्पात्र, अगर तुम्हारे पिता समय पर नहीं आते तो तुम अब तक मर चुके होते। और ये उससे पहले का समय। टाटा के सिसकने की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। कियाओ शीशी ने चतुराई से चुप रहना जारी रखा और चुपचाप जानवर को नहलाना जारी रखा। छुपाता है। वह समझ गई थी कि गुमान की आंखों में टाटा के लिए चिंता झलक रही थी। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, माँ। कृपया गुस्सा मत होना, ठीक है? टाटा रोने लगी, गुमान के पैर को गले लगाते हुए और सिसकते हुए। गुमान का दिल तुरंत नरम पड़ गया। ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है, माँ? टाटा को अपनी माँ से गले मिलना है। गुमान ने उसे गोद में उठा लिया और उसके छोटे से दुखते नितंबों को सहलाना नहीं भूली। हाथ। कियाओ शीशी ने मन ही मन सोचा, कियाओ को भी इस शावक को एक उनकी धूर्तता भरी बातों के लिए वाहवाही। गुमान ने अपने शावक को गोद में लिया और काफी देर तक उसे चूमती और सहलाती रही। अंत में कियाओ शीशी की ओर देखते हुए, मेरे शावक को पानी से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। उसे पानी बहुत पसंद है और वह हमेशा इसका सामना करना पड़ता है।
वह कई बार बाल बाल बच चुका है, इसलिए मुझे सख्त रुख अपनाना होगा। उनके साथ इस घटना ने कियाओ शीशी की गुमान के प्रति राय को थोड़ा बदल दिया। हालांकि वह दिखावटी और दबंग लग रही थी, लेकिन उसका चरित्र बुरा नहीं लग रहा था। पहले बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। माँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकता हूँ? टाटा ने कियाओ आंग और बाकी लोगों को पानी में मस्ती करते हुए ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। पानी, वह सचमुच उनके साथ जुड़ना चाहता था। गुमान हिचकिचाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका पशु मानव साथी होगा, वह जल्द ही यहाँ आने वाली थी, इसलिए उसने उसे प्रतिबंधित न करने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन किसी मुसीबत में मत पड़ना। टाटा खुशी खुशी पानी में कूद गए और आगे बढ़ गए, कियाओ आंग और अन्य लोगों की ओर। कियाओ जिक्सी, कियाओ शीशी ने उलझन भरी नजरों से गुमान की ओर देखा। हम गुमान ने अपना सिर नीचे झुकाया, अपने पैरों के पास की कीचड़ को लात मारी और ऐसे बोली जैसे मानो उसने अपना सारा साहस जुटा लिया था। इससे पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में मुझे माफ करें, मैं इसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। समय, आप काफी अच्छे और समझदार हैं, हालांकि वो मेरे जितनी सुंदर नहीं है। कियाओ शीशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। माफी कौन मांगता है, जबकि क्या वे साथ ही साथ अपनी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप में सबसे ज्यादा जो बात पसंद है वही How singers handle gifts thrown on stage. The last one is truly disturbing. During a recent show, Cardi B was क्या वे साथ ही साथ अपनी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप में सबसे ज्यादा जो बात पसंद है वही ये है कि आप वास्तव में सुनशियाओ बना सकते हैं। during a recent माफी कौन मांगता है, जबकि क्या वे साथ ही साथ अपनी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप में सबसे ज्यादा जो बात पसंद है वही ये है कि आप वास्तव में सुनशियाओ बना सकते हैं। वे तुम्हें सुनेंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है कि वह कितना मुश्किल इंसान है। कियाओ शीशी को एहसास हुआ कि वह जिनलिंग और सुनशियाओ के अतीत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की, इसलिए उसने कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन ये कहना झूठ होगा कि वह जिज्ञासु नहीं थी। ऐसा कैसे? गुमान ने याद करते हुए कहा, मैंने उसकी जान बचाई और फिर भी वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। हम्फ, जब सुनशियाओ कबीले के प्रवेश द्वार के बाहर गिर पड़ा था तब वह लगभग मर ही गया था। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने दयालुता दिखाते हुए उसे वापस कबीले में लाया। कियाओ शीशी ने सोचा, सुनशियाओ का सितारा स्तर बहुत ऊंचा है। यह मुश्किल होगा, अगर उसे कोई भीषण आघात न लगा हो तो ही वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो सकता है। क्या यह संभव है? हो सकता है कि एक बड़ी लड़ाई के बाद उनकी स्टारडम बहुत तेजी से गिर गई हो और उनका शरीर क्या आप इसे संभाल नहीं पाए। और फिर क्या हुआ? गुमान ने भौहें चढ़ाई, ऐसा लग रहा था कि उस घटना की याद उसके मूड को प्रभावित कर रही है। बाद में उसे फेली फादर बीस्ट और जादूगर ने बचा लिया, लेकिन फिर अचानक उस जनजाति के साथ कुछ घटित हो गया। कुछ हुआ है। अध्याय 102, तुम्हारा दरिंदा पति इतना निकम्मा क्यों है? गुमान ने एक गहरी आह भरी। लेकिन इसका सुनशियाओ से कोई लेना देना नहीं था। यह घटना उनकी चोटों के बाद हुई। ठीक हो गया। कुछ जंगली जानवरों का एक समूह उस कबीले के पास आया और कहने लगा कि वे उसमें शामिल होना चाहते हैं। हम फेली पिता बीस्ट जनजाति को मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें वहीं रहने दिया। कियाओ शीशी जानती थी कि कई जनजातियां अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करती थी। शुरुआत में वे बाहरी लोग सामान्य लग रहे थे, लेकिन पिछली सर्दी के मौसम के दौरान उन्होंने अचानक तहखाने में आग लगा दी जहां हमने अपना खाना रखा था, जिससे सब कुछ जल गया। हमें सर्दियों का मौसम गुजारने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा। कियाओ शीशी थोड़ी घबरा गई थी। इस राक्षसी दुनिया में उसने शायद ही कभी कुछ देखा था। पशु मानव भोजन बर्बाद करते हैं। उन जानवरों जैसे इंसानों का खाना जलाना तो बहुत ही अजीब था। अजीब, लेकिन जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वही ये था कि उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भोजन को जला दिया। फेली फादर बीस्ट से उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर चुरा लो। क्या वे उन्हें चुराने में कामयाब हुए? गुमान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उन्होंने बहुत कुछ चुराया। मूल रूप से वे क्रिस्टल पत्थर ये जनजाति के उन पुरुषों के लिए थे जिनकी आत्माएं जागृत पशुवत थीं। उन्हें बेहतर बनाए। तो उसी समय से सिल्वर ट्राइब ने बाहरी लोगों को अंदर आने देना बंद कर दिया। गुमान ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। कबीले के नेता फेली ने कहा कि ठंड के बाद इस सीजन में उसके पास थरीस्टोन ट्राइब के बीस्टमैन भी होंगे। छुट्टी, अब हम बाहरी लोगों को दीर्घकालिक प्रवास के लिए नहीं लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे फेयान के साथ बच्चे हो चुके हैं। फेली फादर बीस्ट नहीं बनाएगा तुम्हें छोड़ते हो। फेली ने थरीस्टोन ट्राइब के जानवरों को एक जगह पर रहने के लिए इसलिए कहा था। वह अधिक दूरस्थ क्षेत्र में इसलिए गया ताकि वह उन पर नजर रख सके। वह गुप्त रूप से उनकी निगरानी के लिए उच्च श्रेणी की पशु आत्माओं वाले कई पुरुषों को नियुक्त किया गया था। क्या सुनशियाओ क्रिस्टल स्टोन कमाने के लिए सिल्वर ट्राइब के लिए शिकार करती थी? गुमान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने फेली की मदद की। फादर बीस्ट ने कुछ क्रिस्टल स्टोन बरामद किए। उन्हें उसे दे दिया गया था धन्यवाद के रूप में। कियाओ शीशी को एक बात का एहसास हुआ। सुनशियाओ ने मुझे सच नहीं बताया। वह था शायद मुझे डराने से डर रहा होगा। जिक्सी, हमने बहुत सारी मछलियां और कुछ लंबे पंजे वाले जीव पकड़े हैं। लकड़ी बाल्टी भर गई है। जिन लिंग के शब्दों ने कियाओ शीशी को उसके विचारों से वापस खींच लिया। वह खड़ी हुई और लकड़ी की बाल्टी में देखने लगी। यह पहले से ही भरा हुआ था मछली और झींगा। यह अभी भी जल्दी है। चलिए कुछ और पकड़ते हैं ताकि वापस ले जा सके। मैं स्मोक बना सकता हूं मछली। गुमान ने मछली पर नजर डाली और भौहें चढ़ा ली। क्या तुम्हारे दरिंदे पति ऐसे हैं? बेकार, आपको ऐसी मछलियां खिलाना जिनमें नामात्र का मांस होता है। कियाओ शीशी तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। बकवास, जिन लिंग और अन्य लोग बहुत सक्षम हैं। इन मछलियों में अन्य मछलियों की तुलना में कम मांस हो सकता है। देखने में तो जानवर जैसे लगते हैं, लेकिन खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो यहाँ आ जाइए। आज रात मेरे घर आओ, मैं आपके लिए थोड़ा पका कर दूंगी, आप चख कर देख सकते हैं। गुमान को कियाओ शीशी के घर से खाना पकने की खुशबू आ रही थी। इससे पहले भी कई बार उसके मना करने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि आपने मुझे इतने स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया है तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये सम्मान प्रदान कर सकता हूँ। मैं अपनी उपस्थिति से आपको सम्मानित कर रहा हूँ। कियाओ शीशी का चेहरा सिकुड़ गया। वह भी फेयान की तरह ही थप्पड़ मारने लायक है।
जिन लिंग ने एक लकड़ी की टोकरी ली और उसमें भरकर 2 और टोकरियां मछलियां पकड़ी और झींगा मछली किया और शीशी ने शावकों को वापस जाने के लिए बुलाया। शावक पानी में एक साथ खूब मस्ती कर रहे थे, पूरी तरह से खो गए थे उनके खेल में। किया और शीशी ने एक जानवर की खाल ली और उन्हें सुखाया, फिर उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। कपड़े पहने हुए, माँ क्या आज रात फिर से तली हुई मछली बन रही है? अगर तुम्हें पसंद आएगा तो माँ तुम्हारे लिए बना देंगी। हाँ हम करते हैं, मुझे और तली हुई मछली चाहिए। तली हुई मछली कुरकुरी थी और शावकों को ये बहुत पसंद आई। टाटा ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और कियाओ आंग की ओर देखा। तली हुई मछली क्या होती है? मुझे चाहिए इसे खाने के लिए भी। कियाओ आंग ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से कहा, यह तो बहुत ही शानदार है, स्वादिष्ट खाना। यह सुनकर गुमान और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। तुम माँ के साथ घर जाओ पहला, हम थोड़ी देर में कियाओ आंग के घर खाना खाने चलेंगे। ठीक है। घर वापस आकर जिन लिंग ने मछली और लंबे पंजे वाले जानवरों को रख दिया जो कि झींगा को बड़े पत्थर के टैंक में डाला, फिर साफ किए गए जानवरों की खाल को ले गए पिछवाड़े में सुखाने के लिए। कियाओ शीशी ने पीले मिट्टी के फलों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें इस्तेमाल करने की योजना बनाई मांस पकाने के लिए। वहां हुआंग फल भी थे जो हो सकते थे इसका उपयोग तलने के लिए किया जाता है। इस राक्षसी दुनिया में चीनी न होना कितना दुखद है, उसने सोचा। अन्यथा मैं कुछ ठंडे व्यंजन बना सकता हूँ। सिस्टम के स्टोर में यह उपलब्ध है, लेकिन मेरे पास यह नहीं है। कुछ बिंदु, मैं सचमुच अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए उन्हें खर्च करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कियाओ शीशी, हम यहाँ हैं। कियाओ शीशी ने अपनी हड्डी की छुरी नीचे रख दी और दरवाजा खोलने चली गई। ये गूथा एक आदमी जिसके पीछे टाटा कार भी है। कियाओ शीशी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक दुबली पतली बेहद नाजुक दिखने वाली महिला दिखाई दी। त्रिकोणीय घोड़े के आकार का राक्षस। त्रिकोणीय घोड़े के आकार के उस दानव ने कियाओ शीशी को देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। उसकी, मैं बूशी हूँ, टाटा का पिता। टाटा ने कहा कि उन्हें आपके साथ खेलने में बहुत मजा आया। शावक, हम कुछ खाना लाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बूशी के हाथ में पत्तों में लिपटा एक बड़ा पैकेट था जिसमें तरह तरह की चीजें थी। उन फलों में से कई ऐसे थे जिन्हें कियाओ शीशी ने पहले कभी नहीं देखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अंदर आएं। बूशी बहुत शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह गुमान के पीछे पीछे अंदर चला गया। आंगन, टाटा तुम यहाँ हो, आओ और हमारे साथ खेलो। टाटा के आते ही तीनों शावक पत्थर के घर से बाहर दौड़कर उनका स्वागत करने लगे। उसे टाटा उत्सुकता से गुमान की बाहों से नीचे उतर गया। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। कियाओ आंग के साथ आगे बढ़ो, लेकिन लड़ाई मत करना, मुझे पता है। जैसे ही कियाओ शीशी पत्तों का पैकेट घर में रखने के लिए लाई, तभी एक सफेद फल लुढ़का हुआ। पैकेज नीचे रखने के बाद उसने फल उठा लिए। सफेद फल का आकार कुछ हद तक लौकी जैसा था, लेकिन वह पूरी तरह से सफेद था। कियाओ शीशी ने संग्रह पुस्तिका में इस पौधे को नहीं देखा था। आश्चर्य की बात यह है कि वह उसे घर से बाहर ले गई। गुमान, यह क्या है? गुमान ने एक नजर डाली, फिर बूशी की ओर देखा। आपने इसे क्यों चुना? ये खाने योग्य नहीं है। बूशी तुरंत घबरा गया, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शर्मिंदगी, ये कुछ हद तक तियानतियान फल जैसा दिखता है, इसलिए मैंने इसे गलती से उठा लिया। मुझे माफ करें, वह फल खाने योग्य नहीं है, आपको इसे फेंक देना चाहिए। कियाओ शीशी अभी भी उत्सुक थी, उसने फल को तोड़कर खोल दिया। जब उसने अंदर का मांस देखा, आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये है गेहूं। शाओ याओ, जल्दी बताओ, क्या ये गेहूं है? अरे होस्ट, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? जी हाँ, ये जानवरों की दुनिया है, गेहूं का संस्करण। कियाओ शीशी इतनी खुश थी कि वह खुशी से उछलने ही वाली थी। वह खा रही थी potatoes for so long and had no idea how much she craved other staple foods. भगवान का शुक्र है, आखिरकार मुझे खाने के लिए गेहूं मिल गया। आपने ये फल कहाँ से तोड़ा? क्या यहाँ और है? कियाओ शीशी को इतना उत्साहित देखकर गुमान और बाकी लोग बहुत उत्सुक हो गए। ये खाने योग्य नहीं है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये खाने योग्य है, मुझे इसे खाने का तरीका पता है। बस मुझे बता दीजिए, मैं जाकर ले आता हूँ। मैं खाना बनाऊंगा, इसे आप खुद आजमाएं, फिर आपको पता चलेगा कि यह कितना स्वादिष्ट है। कियाओ शीशी को इतने उत्साह से बोलते देख सभी लोग उत्सुक हो गए। जिक्सी, अगर तुम कहती हो कि यह चीज खाने योग्य है, तो इसका स्वाद कैसा होता है? कियाओ शीशी इसका वर्णन नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया था। जब से वह जानवरों की दुनिया में आया है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे आप बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं। तो मैं कल जाकर कुछ तोड़ लाऊंगा, हम साथ चलेंगे। ठीक है। सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और थोड़ी देर में खाना परोसा गया। पत्थर की मेज, वहां भुना हुआ मांस हुआंग फलों के साथ परोसा गया था, जो एक स्टू था। होंग फ्रूट्स के साथ तली हुई मछली जो शावकों को बहुत पसंद थी। एक प्लेट साधारण तले हुए मशरूम और भुने हुए पीले अर्थ फ्रूट्स मुख्य भोजन के रूप में परोसे जाते हैं। वहां बहुत सारे अलग अलग व्यंजन नहीं थे, लेकिन गुमान और बाकी लोगों के लिए ये काफी था। एक अत्यंत शानदार भोजन। जैसे ही खाना मेज पर लाया गया, कियाओ शीशी की निगाहें बार बार उस ओर भटकती रहीं। आंगन का द्वार, लगभग अंधेरा हो चुका है। सुनशियाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अध्याय 103, मैं आज रात तुम्हें छोड़ दूंगा। लेखक का नोट, मैंने कल अध्याय 101 के लिए गलत सामग्री अपलोड कर दी थी। मुझे कल रात पता चलते ही मैंने इसे बदल दिया। जो लोग इसे पढ़ते हैं उनके लिए उस दिन आप सही संस्करण देखने के लिए अपने रीडर को रिफ्रेश कर सकते हैं। कल का अध्याय 102 की सामग्री वास्तव में आज के अध्याय 103 में है, इसलिए कृपया भ्रमित न हो। अगर आपको कल की ही सामग्री दोबारा देखने को मिले तो आश्चर्य होगा। मैं अपडेट करता रहूंगा। आज ही अध्याय 105 पर जाएं ताकि आप सभी के पास कम से कम 2 नए अध्याय हो। पढ़े टिल्डर। चिंता मत करो, सुनशियाओ जनजाति की शिकार टीम के साथ गई है। शिकार टीम में शक्तिशाली राक्षस भरे पड़े हैं, वह ठीक रहेगा। जिन लिंग ने उसकी चिंता को भांप लिया और उसने उसे धीरे से दिलासा दिया। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम पहले खा सकते हो। कियाओ शीशी के दिल में थोड़ी सी पीड़ा हुई शावकों को मेज पर रखे भोजन को इतनी उत्सुकता से घूरते हुए देखकर। कियाओ ली ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, कियाओ हिल गई। उसने सिर हिलाकर कहा, माँ, हम पिताजी सुनशियाओ के आने का इंतजार करना चाहते हैं। वापस आइए और हमारे साथ भोजन कीजिए। कियाओ शीशी ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। शावकों में अधिक मजबूती विकसित हो रही थी। परिवार की भावना, वे सुनशियाओ के घर लौटने का इंतजार करना भी जानते थे।
गुमान ने देखा कि कियाओ शीशी शावकों और जिनलिंग के साथ किस तरह बातचीत कर रही थी। कुछ आश्चर्य के साथ, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने न केवल खाना बनाने और शावकों की देखभाल करने में सक्रिय रूप से मदद की, बट शी ऑल्सो स्पोक टू हर मेट इन सच अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस एज इफ ही वर हर मोस्ट चेरिश्ड ट्रेजर। गुमान को ये बात समझ से परे लगी। मादाओं के कई साथी हो सकते थे और वे आनंदित होती थीं। पूर्ण विशेषाधिकार, ऐसी कई चीजें थी जो उन्हें करने की जरूरत नहीं थी खुद। दरअसल जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथियों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि पुरुष अपनी जगह भूल जाएं। कियाओ शीशी के बारे में इतनी सारी बातें थी जिन्होंने गुमान की पिछली समझ को उलट दिया। दुनिया जिनलिंग को दूसरे काम निपटाने के लिए जाते देख वह कियाओ शीशी के पास गई। उसने उसका हाथ खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, कियाओ शीशी, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? आपके साथी, क्या आपको डर नहीं है कि वे अवज्ञाकारी हो जाएंगे? कियाओ शीशी एक पल के लिए चौंक गई लेकिन जल्दी ही समझ गई और उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया, क्योंकि वे मेरे ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ मेरा शेष जीवन बिताएंगे। का बेशक मुझे उन्हें संजो कर रखना होगा। यदि आपको उनके अवज्ञाकारी होने का डर है, इससे अच्छा तो आप जानवरों को ही गुलाम बना लें। दोस्त बनाने का क्या फायदा? गुमान को पता चला कि वह इसका खंडन नहीं कर सकती। दरअसल इससे कुछ फर्क पड़ता हुआ प्रतीत हुआ। समझ, गुमान के 5 साथी थे। ऐसा नहीं था कि वह उनके साथ विशेष रूप से कठोर व्यवहार करती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से कियाओ शीशी जैसी नहीं थी। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टाटा की कई जरूरतों का ध्यान रखा, क्योंकि टाटा वह इस समय उसकी इकलौती संतान थी। आंगन के बाहर से परिचित कदमों की आहट सुनाई दी। कियाओ से पहले शीशी अभी उठ भी नहीं पाई थी कि कियाओ ली अपने छोटे से पैर से उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। छोटे छोटे पैरों से गेट खोलना। जैसे ही द्वार खुला, उसकी लाल आंखें चमक उठी। एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। कियाओ ली के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर भी ये भाव झलक रहे थे। पिताजी, आप वापस आ गए। अपने हंसमुख शावक को देखकर सुनशियाओ के माथे की ठंडक धीरे धीरे कम हो गई। अतीत में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना स्थिर जीवन जी पाएगा। उसे एक छोटी मादा पसंद थी और एक शावक जो उसके पीछे पीछे घूमना पसंद करता था जैसे कोई बच्चा हो। छोटी पूंछ, यह एहसास, यह सचमुच अद्भुत था। आखिरकार तुम वापस आ गए। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आते तो जिनलिंग जाने ही वाली थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। सुनशियाओ की वापसी से आखिरकार कियाओ शीशी को राहत की सांस लेने का मौका मिला। कियाओ शीशी को देखते ही सुनशियाओ की लाल आंखें नरम पड़ गईं। जैसे ही वह पास आए, उसने धीमी आवाज में कहा, ज्यादा पास मत आओ। खून की गंध जानवर बलवान है। मैं इसे पहले पिछवाड़े में ले जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और आकर खाना खा लो। ठीक है। जब सुनशियाओ की सांप जैसी निगाहें गुमान पर पड़ी तो उसे एक सिहरन सी दौड़ सी महसूस हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे। क्या बकवास है। कुछ क्षण पहले तक वह कियाओ शीशी को इस तरह नहीं देख रहा था। क्या उसे इतना स्पष्ट होना जरूरी है? घर के पीछे आंगन में जिनलिंग ने सुनशियाओ के नहाने के लिए पानी भर दिया था। क्या आपको कोई परेशानी हुई? सुनशियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने बस सिर हिलाया। लेकिन जिनलिंग, जो कुछ समय से उसके आसपास थी, जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। ऊपर, अगर कोई समस्या नहीं होती तो वह सीधे तौर पर ऐसा कह देता। लेकिन कियाओ के साथ शीशी और बाकी लोग अभी भी वहीं मौजूद थे, इसलिए बात करना सुविधाजनक नहीं था। पहले खाना खा लेते हैं। वे दोनों खाने की मेज पर बैठ गए। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि यह खाना कितना स्वादिष्ट है। गुमान का स्वभाव सीधा साधा था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के काम शुरू कर दिया। जब उसने लाल फलों से बने स्टू का एक टुकड़ा खाया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आश्चर्य, ये भुने हुए मांस से भी बेहतर है। ये स्वादिष्ट है। उसके बाद गुमान खाने में इतनी व्यस्त हो गई कि बात करने का उसे समय ही नहीं मिला। यहाँ तक कि आमतौर पर शर्मीली बूशी भी टाटा की तो बात ही छोड़िए, वे रुक भी नहीं सके। तीनों का परिवार ऐसा लग रहा था मानो वे उनके पत्थर के कटोरे को पूरा निगल जाना चाहते थे। कियाओ आंग और बाकी लोग कुछ देर से पानी में खेल रहे थे और वे भूख से भी मर रहे हैं। सभी ने अपना सिर खाने में तब तक डुबोए रखा जब तक कि एक एक व्यंजन खत्म नहीं हो गया। पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। तभी गुमान ने अनिच्छा से अपना हाथ नीचे रखा। चॉपस्टिक, जिक्सी, मैं गुमान पशु देवता की कसम खाता हूं, अब से हम सबसे अच्छे हैं। दोस्त, कियाओ शीशी की आंख फड़क उठी। क्या वह हमें सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रही है? दोस्त, गुमान ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। क्या मैं भविष्य में कभी फिर से आपके घर डिनर पर आ सकता हूं? क्यों न मैं आपको ये व्यंजन बनाना सिखा दूं, फिर आप खा सकते हैं उन्हें हर दिन। गुमान की आंखें चमक उठी। क्या आप सचमुच मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। यह कोई गुप्त नुस्खा नहीं था, उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। इसे छिपाने का इरादा। आह कियाओ शीशी, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि वो बदबूदार नागिन सुनशियाओ नहीं है। मैं तुम्हारे लायक हूँ। गुमान ने कियाओ शीशी को बाहों में भर लिया, मानो वह में उसके गालों पर एक बड़ा सा चुंबन देना चाहता था। सुनशियाओ का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने घृणा से गुमान को दूर खींच लिया। जिक्सी से दूर रहो। गुमान ने मुंह बनाया। अब चाहे वह सुनशियाओ को किसी भी नजरिए से देखे, वह एक आंखों को चुभने वाला। मैंने शायद पहले कोई जहरीला फल खा लिया था, तभी मुझे ये पागलपन हो रहा है। मैंने सुनशियाओ को अपना साथी बनाने के बारे में सोचा था। जैसे ही रात हुई, गुमान की बाकी सहेलियां उसे लेने आ गईं। गुमान अनिच्छा से टाटा का हाथ पकड़े हुए वहां से चली गई। बेशक कोई और भी ज्यादा था, वह टाटा की तुलना में जाने के लिए अधिक अनिच्छुक थी। जाते समय उसने लगभग कियाओ आंग से एक स्थायी सहायक की तरह जुड़ना चाहता था, इनकार करते हुए हर हाल में जाना है। गुमान द्वारा उसे वापस लाने का वादा करने के बाद ही यह संभव हो पाया। फिर भी वह उसे शांत करने में कामयाब रही। रात के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद कियाओ शीशी सुनशियाओ के पीछे पीछे चली गई। उसका पत्थर का घर। सुनशियाओ जानता था कि वह वहां है, लेकिन वह दरवाजे पर रुक गया और मुड़कर देखने लगा। उसे देखो। कियाओ शीशी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अचानक रुक जाएगा और वह सीधे उससे टकरा गई। उसकी छाती। सुनशियाओ ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, अपना सिर इतना नीचे झुकाया कि उसके होंठ लगभग उसके होठों के पास पहुंच गए। उसके कान के निचले हिस्से को छू गया। उसकी गर्म सांसों ने उसे गुदगुदाया और कियाओ शीशी उसने सहज रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। क्या तुम्हें कल रात पर्याप्त नहीं मिला? कियाओ शीशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उसकी कमर को चुटकी काटी, लेकिन हैरान रह गई, शरीर में जरा भी अतिरिक्त वसा नहीं पाई गई। फुफकार। अच्छा, जब मैं ये सब कर ही रहा हूं तो क्यों न इसका अच्छे से जायजा भी ले लूं। वह मेरा है आखिरकार। सभी। उसकी लाल आंखें पल भर में और भी गहरी हो गईं और उन्हें पढ़ना असंभव हो गया। सुनशियाओ ने धीरे से सांस छोड़ी, उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर धकेल दिया।
अच्छा बनो, मैं आज रात तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन कियाओ शीशी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने उसे पत्थर के घर में धकेल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। उनके पीछे दरवाजा खुला था और बिना कुछ कहे उसका हाथ दरवाजे की चौखट की ओर बढ़ गया। उसकी कमर हल्के से खींचने पर उसके ऊपरी शरीर पर लिपटा हुआ पशु चमड़ी का चोला हट जाएगा। दूर होना। हालांकि सुनशियाओ ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर एक गहरा चुंबन दिया। कियाओ शीशी की नीली आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। उसने अपनी बाहों को चारों ओर लपेट लिया। सुनशियाओ ने उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। फिर भी सुनशियाओ ने कोई संकेत नहीं दिया, उसे जाने देने का इरादा। उसे चौंकाते हुए कियाओ शीशी ने हल्के से झटका दिया। खिड़की का पर्दा ढीला हो गया और उसका कोमल सौम्य हाथ उसकी ठंडी त्वचा पर फिसल गया। सुनशियाओ के गले से एक धीमी सी कराह निकली। कियाओ शीशी ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी पलकों को चूमा। सुनशियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही वह उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा था, कियाओ शीशी एकदम शांत हो गई। अध्याय 104, उसका एकमात्र सुंदर चेहरा अब छिनने वाला है। जिक्सी। सुनशियाओ की आवाज धीमी और भावुकता से कर्कश थी। लेकिन कियाओ शीशी ने उसकी बाह के अंदरूनी हिस्से को चुटकी से दबाया, ठीक उसी जगह जहां उसके पशुवत आत्मा के तारे थे। आपने इतने लोगों को कैसे खो दिया? सुनशियाओ ने हताशा भरी आंख के साथ अपनी आंखें खोली। वह इतनी बदल गई है चतुर, उसने सोचा। वह तो मुझे बहला फुसलाकर मेरी बातें उगलवाने का तरीका भी जानती है। अब कमजोरी है। वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले, क्योंकि उसे डर था कि वह चिंतित हो जाएगी। तुम्हारे पास अब सिर्फ 8 सितारा 20 सोल बचा है। जब सुनशियाओ आज रात लौटी तो उसे लगा कि कुछ बहुत ही अजीब है। उसके चेहरे के भाव में कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए उसने उससे मजाक करने की कोशिश भी नहीं की थी। रात के खाने के दौरान उससे फिर जब वह अभी अभी बिना कुछ कहे कमरे में दाखिल हुआ तो उसे पता चल गया। कोई ना कोई समस्या जरूर थी।